नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी नंबर वन वॉइस। मैं हूं आपके साथ विजयराम आजाद और हमारे साथ हैं आज एक ऐसी शख्सियत जिनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। आप महरौनी के निवासी हैं, साथ ही आपको हम बता दें एक दिलचस्प बात जो है, क्योंकि हम अगर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो कुछ आपके अंदर खांसी हो गई या फिर कोई ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से इंटरव्यू चल रहा है। हम आपको बता दें कि आप वार्ड नंबर 2 जो वर्तमान है गौतम नगर, उससे आप चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और इससे पहले आपकी धर्मपत्नी वार्ड नंबर 2 उस समय ललितपुर रोड था, तो आप इसे कॉन्फिडेंस कह सकते हैं या फिर कुछ भी। वार्ड नंबर 2 उस समय भी था और वार्ड नंबर 2 अभी भी है जहां आप मैदान में थे। तब भी आपने जो है वार्ड नंबर 2 से विजय हासिल की थी और फिलहाल अभी आप मैदान में हैं। 2012 से लेकर 2017 तक आपकी धर्मपत्नी जो है महरौनी के वार्ड नंबर 2 में पार्षद रही और महरौनी के जो है वार्ड नंबर 2 के लोगों की सेवा की। आप उनके पार्षद प्रतिनिधि थी। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और मैं वार्ड नंबर 2 से गौतम नगर से प्रत्याशी हूं और मैं सभी लोगों से आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपना जन सहयोग देकर मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं वार्ड नंबर 2 के लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी रोड, जल, पानी की व्यवस्था कर सकूं। तो भाई, आप समझ ही गए होंगे आपके बात करने के तरीके से कि आखिरकार एक युवा या शिक्षित व्यक्ति जो होता है वह हमेशा शिक्षा से ही शुरुआत करता है, जैसे कि आपने की है। फिलहाल वार्ड नंबर 2 की अगर बात की जाए तो वहां पर शिक्षा का वास्तव में अभाव है और वहां पर ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो शिक्षा को सर्वप्रथम प्राथमिकता दें। फिलहाल सर, आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे वार्ड नंबर 2 को लेकर के? आप किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं? मैं सर्वप्रथम अपने वार्ड में जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको स्कूल जाने की बात करूंगा। जो छोटे बच्चों से बाल मजदूरी करवाते हैं, उनके गार्जियंस बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, तो मैं उनको कहूंगा कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाएं, जिससे आपका परिवार उच्च स्तर पर उठे। जी जी। तो और सर, वहाँ के विकास को आप अभी किस स्तर तक देखते हैं कि कितना विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ है? क्योंकि वार्ड बने तो करीब 30 से 35 साल हो, मतलब उससे जगह को बसे हुए 30 से 35 साल हो चुके हैं। जगह को बसे हुए 30-35 साल हो गए, लेकिन उसका कारण ये रहा कि अभी तक नगर में वो सबमिट नहीं थे, जिससे वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पाई है। अब वो सारे परिसीमन हो गया है तो वो नगर में जुड़ गए हैं। अब जो विकास होना है, जो बड़े हुए वार्ड हैं, उन्हीं वार्डों में अधिक विकास होना है। और मेरे वार्ड में जहाँ भी किसी चीज की कमी होगी उसके लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। जहाँ पर बिजली की समस्या है, बिजली की समस्या के लिए भी मैं आंदोलन करूंगा, या रोड की व्यवस्था है तो रोड के लिए मैं जनसंघर्ष करूंगा। और जो हमारी नहर की सबसे बड़ी गंदगी की समस्या है, जहाँ पर पानी भरा रहता है, जिससे मलेरिया, डेंगू और बीमारी पनपती रहती है, जिससे पूरे मोहल्ले का स्वास्थ्य खराब रहता है। तो मेरा मुद्दा यही रहेगा कि सबसे पहले सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए ताकि बीमारियों से बचा सके। शहर के अंदर जो है देखा जाए तो ये नहर का जो मुद्दा आपने बताया जी है, जी ये बहुत ही जो प्रमुख मुद्दा है। जी। समस्या यह है क्योंकि उसके अंदर हर प्रकार से जो है लोग कचरा भी डालते हैं हाँ, और गंदा पानी भी उसी के अंदर जो है छोड़ा गया है। आखिरकार जो है यहाँ का नगर पंचायत ऐसा क्यों नहीं कुछ करता है कि जिससे कि उस समस्या से निदान मिल सके? समस्या का समाधान इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, जो कि भरपूर रूप से जनता की सेवा में उपस्थित नहीं रहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जेब भरता रहे, पब्लिक की कोई भी बात सुनी नहीं जाती, ढंग से नहीं की जाती है और जन सुविधाओं का हमेशा किसी न किसी मोहल्ले में अभाव रहता है। और हम चाहते हैं कि जन सुविधाएं का अभाव नहीं रहना चाहिए। और मेरा भी कहना है कि जो भी अध्यक्ष बने वो सबसे पहले इन समस्याओं को दूर करे, ताकि ये समस्याएं हैं कि जैसे गटर का पानी नहर में जा रहा है, नहाने का पानी जा रहा है, उसमें गोबर भी फेंका जा रहा है, उसको पूर्ण रूप से स्वच्छ किया जाए, उसमें सीमेंटेड करवा के व्यवस्थित कर दिया जाए ताकि वहाँ उसमें पानी नहीं रहे। और नालियों का पानी अलग से उसके लिए नाली बनाई जाए और नहर में नहीं छोड़ा जाए और उसको बंद किया जाए नाली को, ताकि वहाँ पे किसी प्रकार की गंदगी या बीमारी
नहीं दिखाई दे। बिल्कुल सही बात आपने की। अगर नाली को बंद कर दिया जाता है, उसे ढक दिया जाता है, उस नाले जो नहर है उसे ढक दिया जाता है, तो शायद बीमारियाँ कम से कम हो और जो उनके घरों के पानी की निकासी के लिए है वहाँ पर नाली बन सकती है। और मैं फिलहाल लेकिन एक बात जो है हमेशा लोगों के ज़हन में आती रही है, सवाल भी उठते रहे हैं कि वार्ड नंबर 2 जो वर्तमान में गौतम नगर बना हुआ है, फिलहाल उस जगह के लोगों के वोट तो लिए जाते थे लेकिन विकास नहीं किया जाता है। ऐसा करीब 3 पंचवर्षीयों से लोग कहते हैं कि चला आ रहा है। ऐसा इसलिए होता था कि बाहर जो मोहल्ले थे उनके लिए गवर्नमेंट से कोई अतिरिक्त बजट नहीं आता था। जो बजट आता था वो शहर के 10 वार्डों में ही सिमट जाता था या नगर पंचायत अध्यक्ष की जेब में चला जाता था। इसलिए बाहर का कोई भी काम सही ढंग से नहीं किया गया, ना ही किसी अध्यक्ष की उन पर नजर गई है, ना उनके अंदर वो जज्बा था कि हम बाहर का कोई काम करें। उनका केवल मोटा मोटा काम था, जहाँ पे बहुत जरूरी हुआ वहां पे करवा दिया, बाकी बाहर के लोगों को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, कोई अच्छा, भी काम नहीं किया। आपकी प्रमुख कुछ समस्याएँ क्या रहेंगी जिन समस्याओं को लेकर के जो है आप लोगों के बीच जाएँगे, लोगों से आप बात करेंगे? ऐसी कुछ समस्याएँ जिनको आप अगर आपको अवसर मिलता है तो चुनाव के बाद आप उन पर सबसे पहले काम करेंगे। ऐसे कुछ आपके बिंदु या टॉपिक? मेरे सबसे पहले बिंदु ये है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उनमें कई लोगों से 10 से लेके 20,000 रुपए तक लिया गया है, मैं वो बिल्कुल खत्म कर दूंगा। और किसी भी व्यक्ति से किसी कार्य का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। जो यहाँ के पार्षद बन जाते हैं वो पैसे लेते हैं, तो किसी भी उसमें ये नहीं है कि आप पैसा दो तो आवास मिलेगा या आप पैसा दो तो पेंशन मिलेगी, ये कोई भी रूल नहीं है। और ये जबरदस्ती धांधली करके जो लेते हैं उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना है। ये मेरी प्रमुख ये मांग है कि किसी भी गरीब आदमी से किसी भी रूप में कोई भी अनावश्यक पैसा नहीं लिया जाएगा। इतना बड़ा वार्ड है, वार्ड में करीब 1100 से प्लस वोटिंग भी है। जी उसके बावजूद अगर वार्ड में देखा जाए तो एक भी विद्यालय नहीं है जी सरकारी। ना तो सरकारी विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय तो शायद है, लेकिन सरकारी विद्यालय एक भी नहीं है। जी ऐसे वार्ड में जो है विद्यालय फिलहाल होना चाहिए। तो रवि जी की क्या मुहिम होगी विद्यालय को लेकर आगे? चाहता हूँ कि वार्ड में एक कम से कम आंगनबाड़ी केंद्र तो खुल ही सकता है, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और माननीय बीएसए जी से प्रार्थना पत्र दूंगा कि यहाँ पर एक विद्यालय खोला जाए जिससे बच्चों को में शिक्षा की ज्योत जले। दूसरी बात, वहाँ पर शौचालयों की कमी है, तो नहीं, शौचालय तो बने हैं वार्ड नंबर में। नहीं नहीं दो वो में कई शौचालय बने हैं, लेकिन 2 शौचालयों की प्रमुख एक समस्या रहती है कि वहाँ एक तो शौचालय बने काफी समय हो गया, आज तक पानी नहीं आया। हाँ दूसरा, वहाँ पर सफाई नहीं होती है। हाँ अगर वर्तमान समय में अगर वहाँ पर जाकर के देखा जाए तो उनके अंदर से जो गटर बाहर निकल के आती है, हाँ जी शौचालय जी के अंदर से जी समस्या होती है जो गटर निकल करके जी बाहर आती है। फिलहाल ये समस्या जो है 5 सालों में सॉल्व नहीं हो पाई। लाखों की लागत से बनकर तो जी तैयार जी हुए, जी लेकिन वो सही नहीं हो सके। तो क्या उन शौचालयों को भी अब या शौचालय में जो लोग जाते हैं या शौचालय वो खुद उनकी जो स्थिति है, क्या आप वो है आपसे ऐसी उम्मीद रख पाएंगे? अगर मतलब अब मौका मिलता है तो क्या उम्मीद रख पाएंगे? अगर मुझे मौका मिलता है तो वहाँ पर नियमित एक सफाई कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा जो सुबह शाम बराबर उसकी साफ सफाई करेगा, और पानी की सप्लाई भी बराबर रहेगी ताकि उसमें गंदगी ना फैले और आदमी आसानी उसको यूज कर सके। अच्छा, पानी की सप्लाई का रेशो क्या होता है? पानी की सप्लाई का सर वहाँ पर कोई बोर भी नहीं है अभी वहाँ से, जहाँ से पानी निरंतर चलता रहे, तो वहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है शौचालयों में। तो आदमी अपनी बाल्टी लेके जाता है लेकिन वो अधिक गंदी रहती है, तब उसमें वो सही स्वच्छ नहीं हो पाती है। तो वहाँ पे पानी की बोरिंग व्यवस्था है, नल की जो 24 घंटे अवेलेबल रहे, तब उसकी समस्या दूर की जा सकती है। उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा। अगर मैं वहाँ पहुंचा नगर पंचायत तक तो ये समस्या भी मैं खत्म कर दूंगा। अच्छा, चुनाव जो है, चुनाव की आपकी कैसी तैयारी चल रही है? चुनाव को अपनी तरफ खींचने के लिए फिलहाल क्या आपके कदम जो हैं धरातल पर? अब मेरे चुनाव की कदम ये है कि मैं सभी लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, मैं शिक्षा की बात करता हूँ, उनको जागरूक करता हूँ, संगठन की बात करता हूँ कि आप संगठित रहो सभी लोग और अच्छे रास्ते पे चलो। और मैं नशा मुक्ति के लिए भी कुछ काम करूंगा जिससे हमारी समाज नशा को बंद करे, और काम के लिए भी जागरूक करूंगा कि भाई अपने जो काम है अच्छे काम करो, आप गंदे कामों से दूर रहो, जिससे आपका घर परिवार में कोई कलह ना हो और आपका समाज और शहर स्वच्छ दिखे
और आपका वातावरण भी अच्छा रहे, ताकि आपके आने वाले जो बच्चे हैं वो भी अच्छी शिक्षा लें और अच्छे काम के लिए आगे बढ़ें। वार्ड नंबर 2 से आपको कितने वोटों की उम्मीद है? अब वार्ड नंबर 2 से मुझे लगभग 500 वोटों की उम्मीद है, जो मेरे समर्थन में है वोट। और मुझे बहुत ही अच्छे रुझान मिल रहे हैं, मुझे सारे वार्ड का सपोर्ट मिल रहा है, शहर से भी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, जो मेरे साथ प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और सभी लोग हमसे, उन्होंने कहा है कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए। किस वोट पर आपकी ज्यादा पकड़ आपको लग रही है? अब मुझे, मेरी समझ में तो ये है कि मुझे जितने भी वार्ड में लोग हैं सभी लोग मुझे लाइक करते हैं। चूंकि देखिए, यह जो एक प्रश्न होता है, अधिकतर प्रत्याशी जो है इस प्रश्न में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं कोई गलत जवाब जरूर दे देते हैं। फिलहाल इनकी जो है समझदारी आप यहाँ से देख सकते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने जो इस मुद्दे को संभाला और अपने जो है विवेक और विचार से इसका फिलहाल जवाब दिया है। तो फिलहाल ठीक है सर, हम उम्मीद करेंगे और चाहेंगे कि आप जो है वार्ड में आए, वार्ड में जिस प्रकार से है वार्ड की समस्याओं को आप देखें। और अगर आपको मौका मिलता है तो गौतम नगर वासियों के लिए जो है आप एक अलग से ही उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए कहा जाए या फिर वहाँ के विकास के लिए कहा जाए, आपसे जो उम्मीदें लोग लगाए उस पर भी आप जो है खड़े उतरने का हमारे जो है प्रयास करें। ऐसे ही फिलहाल हमारा आपसे अनुरोध भी है और हम चाहते भी हैं सर। अगर मुझे मौका मिला 5 साल सेवा करने का, तो मैं अपने वार्ड में सफाई व्यवस्था, रोडों के लिए, पानी की व्यवस्था, जो समस्याएं होती हैं उनके लिए मैं 5 साल संघर्ष करता रहूंगा। और मुझसे जितना भी बनेगा मैं गरीब लोगों की सहायता भी करूंगा। अगर मुझे वो रात को कहीं भी कभी भी किसी नैतिक काम के लिए बुलाते हैं तो मैं उनके लिए हाजिर रहूंगा। तो रवि जी, अपना जो है आप अपने विरोध में जो है अभी फिलहाल किसे देख रहे हैं जो आपको आपके लिए टक्कर दे रहा है, या फिर आपके साथ है, या आगे है, पीछे? आप अभी फिलहाल किसे अभी देख रहे हैं? मैं इस बात पर कोई बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे विरोध में तो अभी मैं अकेला हूँ, 8 लोग मेरे विरोधी हैं, सारे एक पक्ष के लोग। नहीं, कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो काफी प्रभावी हो या फिर कुछ ऐसा, तो ऐसा नहीं अगर आपको नहीं, मैं ये समझता हूँ महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें किसी भी महारथी को कमजोर नहीं समझा गया था। तो मैं ये बता दूं आपको कि जो 8 लोग हैं वो मेरे निशाने पे हैं, 8 ही लोग मेरे निशाने पे हैं और 8 लोगों के निशाने पर मैं हूँ। इसलिए मैं किसी को नहीं कह सकता हूँ कि किससे मेरी टक्कर है। मैं यही कहूंगा कि 8 लोग मेरे टक्कर में है, मैं किसकी टक्कर में हूँ ये तो 8 लोग ही बता सकते हैं। देखिए, ये जो है एक अच्छा योद्धा जो होता है, अच्छा रणनीतिकार होता है, राजनीतिक होता है, तो वह कभी किसी को भी जो है अपने विरोधी को कभी भी छोटा समझने की भूल नहीं करता है। फिलहाल ऐसा ही कुछ इनका कहना है, लेकिन मुझे लगता है इनकी बातों से कि आश्वस्त हैं और जानते हैं कि इनका प्रतिद्वंदी कौन है, या तो आप बताना नहीं चाहते हैं। फिलहाल चुनाव आगे आने पर ये तो फिलहाल सामने हो जाएगा, लेकिन वर्तमान अगर समीकरण देखे जाएं और वर्तमान अगर वहाँ की जिस प्रकार से लोगों की जो पसंद है, उससे स्पष्ट होता है कि फिलहाल वार्ड में जो है कौन अभी हावी है। फिलहाल ऐसा देखने से और वार्ड में जाने से पता तो फिलहाल चल रहा है। लेकिन रवि जी, फिलहाल तो अभी वर्तमान स्थिति में आप हावी हैं, लेकिन आगामी समय में अगर आपकी मेहनत और वार्ड वासियों को अगर आपने जो है उनकी उम्मीदों पर आप खड़े उतर सके, उन्हें विश्वास दिला सके, तो शायद आप जो है दोबारा इतिहास रचने में शायद कामयाब भी हो सकते हैं सर। क्या लगता है आपको कि आप जो है एक बार जो आपकी वाइफ रही है, इसके बाद आप जो है आपको, बल्कि वार्ड का नाम बदला है, कोई दूसरे से दूसरी जगह हुई है, लेकिन वार्ड क्रमांक शायद आपके लिए वही है? जी, वार्ड क्रमांक वही है। तो क्या वो वार्ड क्रमांक 2 अब आपके लिए, वार्ड क्रमांक 2 क्या अब आपके लिए लकी साबित होगा फिर? जी बिल्कुल निश्चित होगा लकी साबित मेरे लिए, क्योंकि मैं जहाँ तक हूँ बोल रहा हूँ, मैं शिक्षित लोगों के लिए ज्यादा पसंद करता हूँ और लोग शिक्षित लोग मुझे भी लाइक करते हैं, क्योंकि मैं स्नातक हूँ। और जो मेरे साथ में अपोजिशन में लोग लड़ रहे हैं वो या तो शिक्षा से कमजोर हैं या जन सुविधाओं के साथ साथ अपनी बात रखने में भी कमजोर हैं, ऐसे तमाम हैं जिससे वो मेरे सामने काफी डरे सहमे से रहते हैं और खुल के मेरे सामने बात भी नहीं करते हैं कि कौन प्रत्याशी कहाँ से। और मैं लगभग सभी लोगों से बात करता हूँ, तो इसलिए मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मेरे वार्ड नंबर 2 की जनता मुझे लाइक करती है और शहर से बाहर वाले लोग भी मुझे लाइक करते हैं, जो मुझसे
प्रोत्साहन देते हैं कि नहीं, आप अच्छी जगह जा रहे हैं, आप वार्ड में आए हो, आपका व्यवहार, विचार, बोलने चालने का तरीका काफी अच्छा है। इन समस्याओं से जो परेशानी है वो आप मोहल्ले वासियों को दूर कर सकते हैं। जो जन समस्याएं हैं, जन सुविधाएं हैं, वो नहीं पहुंच पा रही हैं लोगों को, वहां तक आप पहुंच सकते हैं, ताकि हमारे जो गरीब लोग हैं उनके पास कोई जन सुविधा नहीं पहुंचती है। किसी के पास पैसा नहीं है, अभाव है, उनको किसी को खाने पीने की समस्या है, जहाँ से कोटेदार गल्ला पानी नहीं देते, तो उनको ये सारी समस्याएं से हम अवगत कराएंगे और उनको वहां तक, उनके स्थान तक, वहां तक ले जाएंगे जहां तक उनकी सुविधा है। उनकी किसी भी प्रकार की कोई भी फीस या किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा और उनको वो सुविधा दिलाई जाएगी। किसी गरीब को भी वहां से वंचित नहीं किया जाएगा कि मेरे पैसे ले लिए या काम नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। मैं अपने वार्ड के लोगों के सदैव जन सेवा के माध्यम से उनकी सेवा करता रहूंगा। अभी तक जो वार्ड में लोग आए हैं, कहीं ना कहीं जो लोगों के उनके साथ जो आशाएं थी या फिर जो लोग विकास चाहते थे, फिलहाल वो विकास देखने के लिए नहीं मिला है। अब सबसे बड़ा, क्योंकि वह वार्ड हमेशा से ठगा आया है, जिस प्रकार से वहाँ के लोगों का कहना है, क्या उनके लिए कोई व्यक्ति इस बार मिलता है, और अगर आप उनके बीच जाते हैं तो क्या आप उनके अंदर वो भरोसा पैदा कर पाएंगे? भरोसा पैदा करने के लिए रवि जी के क्या कदम होंगे? मैं सबसे पहले तो अपने वार्ड की व्यवस्था के लिए सबसे पहले जो भी नगर पंचायत अध्यक्ष बनेगा उससे पहले मैं बोलूंगा कि मेरे वार्ड में सबसे पहले जो मूलभूत सुविधा है उनको पहले अवेलेबल करवाएं। अगर आप उसे नहीं करेंगे, अवेलेबल नहीं करवाएंगे, सड़क, बिजली, पानी की सुविधा नहीं करेंगे, तो मैं अपने वार्ड के लोगों के साथ एक जन आंदोलन करूंगा या कोई ऐसा काम करूंगा, अनशन पे बैठूंगा जिससे मेरी आवाज अध्यक्ष तक जाए। अध्यक्ष से बाहर डीएम तक भी हम अपनी आवाज भेजेंगे। अगर मेरे वार्ड का कोई विकास नहीं हुआ तो फिर मैं जाके सीधा मुख्यमंत्री तक भी अपने भेजूंगा, ताकि हमारे वार्ड में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। मैं इन सारी चीजों के लिए एक अपने मोटिवेट करके अपने रजिस्टर में मेंटेन करके रख के चलता हूँ कि कहाँ पर किस चलना है, किस तरह जगह विकास करवाना है, तो सब मैं सिस्टम से काम करने वाला हूँ। वार्ड में आपके एक अम्बेडकर पार्क भी है, और अम्बेडकर पार्क काफी सालों से डला है, उस पर कब्जा भी फिलहाल हो चला है। तो वार्ड के लिए आप जो वहाँ का पार्क है, क्योंकि शायद गौतम नगर के अंदर एक भी पार्क नहीं है, नहीं कहीं पर भी पार्क नहीं है, और वह एक इकलौता शायद पार्क होगा। तो उस पार्क को आप किस दृष्टि से देखते हैं, और उस पार्क के लिए आपको के क्या कदम होंगे? उस पार्क के लिए अगर मैं बना तो वहाँ सबसे पहले तो उसको पार्क की फाउंडेशन करवाऊंगा और जन सहयोग से और खुद के सहयोग से और बाहर के लोगों के सहयोग से वहां पर बाउंड्री बनवा के अम्बेडकर जी की एक प्रतिमा भी लगवाऊंगा, ताकि वहां की गंदगी और मोहल्ले को एक अच्छा जगह मिल सके, जाके वहां जो बैठ सके और बाबा साहब की एक प्रतिमा भी बन सके। और एक रविदास मंदिर भी है वहां पे वार्ड में, वो मैं चाहता हूँ अगर मैं जीता तो मैं अपनी तरफ से वहां पे एक रविदास जी की मूर्ति स्वयं स्थापित करूंगा। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। जिस प्रकार से देखा जाए तो वार्ड का करीब 70% हिस्सा जो है वह एससी बहुल है। एससी बहुल में कहा जाए तो एक जाति बहुल है, और ऐसे में आपका ये बात कहना कहीं ना कहीं उनको लुभा सकता है और अपनी तरफ खींच भी सकता है। तो हमारे साथ थे रवि टेलर जी, जो कि आप पूर्व में पार्षद के जो है प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, और अभी आप गौतम नगर वार्ड नंबर 2 से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और हमारी आपसे जो है आपके साथ हम चाहेंगे कि आप जो है वार्ड में जीत करके आए और वार्ड का जो है विकास करें। फिलहाल ये तो देखने का विषय होगा कि आखिर कौन आता है, क्योंकि दम सभी अपने अपने भरते हैं, लेकिन जो है वोटर, मतदाता जो होता है उसके विश्वास पर खरा उतरता है, उसी के लिए फिलहाल जो है मतदाता चुनते हैं। लेकिन ऐसे कहीं ना कहीं आप फिलहाल उस स्थिति में है, और अगर कहा जाए तो टॉप 3 की जो पोजीशन है उस पोजीशन में आप अभी वर्तमान में बने हुए हैं, और टॉप 3 में जो है आप हैं। अब आगे वह देखने वाला समय होगा, आने वाले समय में और क्लियर होगा कि चुनाव फिलहाल किस ओर जाता है। नगर अध्यक्षी में आप किसको देखते हैं, कौन जो है इस बार नगर पंचायत अध्यक्षी पर बाजी मार सकता है? क्योंकि आप चुनाव से जुड़े रहे हैं, आप पूर्व में आपके परिवार में पार्षदी भी रही है, तो और चुनाव को या फिर कहा जाए राजनीति को आप काफी करीब से आप देखते भी हैं और भागते भी हैं। क्या लगता है इस बार नगर पंचायत में कौन आ सकता है, किसकी संभावना है? अभी नगर पंचायत में कई लोगों के अभी चेहरे सामने नहीं आए हैं, क्योंकि
सिंबल नहीं मिला है और सिंबल लगभग 21 तारीख को मिलेगा, आवंटित होगा, तब चेहरे सामने आएंगे कौन चुनावी मैदान में आने वाला है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि मेहरौनी में अध्यक्ष सीट पर बड़ा फेरबदल होने वाला है। तो फिर बड़ा हाँ हो सकता है। हाँ, और आगे क्या होगा ये तो अभी नहीं बता सकता हूँ फिलहाल, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले कल में कुछ ना कुछ फेरबदल जरूर हुआ, कुछ ना क्या कुछ हुआ ना फेरबदल? जो फेरबदल वर्तमान जो नगर अध्यक्ष है उनका एक पार्टी से टिकट लाना भी क्या इसका कारण बन सकता है क्या? इससे मुस्लिम वोट जो है कहीं ना कहीं उसे टूटेगा। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि आजकल राजनीति बहुत ही निम्न स्तर पर गिर चुकी है, और लेकिन वोटों को कन्वर्ट करने के लिए कभी पैसा, कभी शराब, कभी कुछ ना कुछ बकता रहता है, तो इसमें भी वोट कन्वर्ट किए जा रहे हैं। और हो सकता है इन्हीं चीजों का मुद्दा बन जाए, इन्हीं चीजों का मुद्दा बन जाए कि नहीं, इनकी वजह से ऐसा होता है, क्योंकि लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, उसको पीने के बाद लोगों को, वोटरों को दारू पर परोसी जाती है, उनके घर में कलह होती है, पत्नियों से लड़ाई लड़ती है, तो उनका भी ये एक कारण हो सकता है। चुनाव में क्या रवि जी भी नशे को प्राथमिकता देंगे क्या? नहीं नहीं, मैं नशा मुक्त हूँ, ना मैं किसी को नशे की आदत देता हूँ, ना किसी को पिलाने की भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ, ना मेरे घर में ये होता भी नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि वार्ड के लोगों से मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी, अगर कोई आपको वोट में या दारू में या पैसों में खरीदे तो आप ना बिकें, आप अपना वजूद बनाएं। जो बिकेगा नहीं वो टिकेगा, और जो बिकेगा वो कभी नहीं टिकेगा। पंचायती में रवि जी किसको फिलहाल अभी देख रहे हैं कि अध्यक्ष में कौन जो है मेहरौनी से प्रबल दावेदार अभी वर्तमान में जो आपको लग रहा है अभी निकल सकता है? मुझे मेहरौनी में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा इस बार शायद, जैसे कि पवन मोदी भी चुनावी मैदान में संघर्ष लगाए हुए हैं, और माननीय दुष्यंत बड़ौनिया जी की पत्नी नीलम बड़ौनिया जी भी हैं, जो पिछले 2-3 बार से ताल ठोक रही हैं, और वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा सिंह भी हैं, जो इस बार भी अपने चुनावी मुद्दा फिर से सामने लेके आई हैं, पार्टी का टिकट लेके पार्टी जनता के बीच आई हैं। अब उनको कितना पार्टी की तरफ से सपोर्ट मिलता है या लोगों से मिलता है, ये तो आने वाला कल ही बता सकता है, लेकिन इस बार चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है। चुनाव ईवीएम से है या बैलेट पेपर से? नहीं, चुनाव बैलेट पेपर से ही है। बैलेट पेपर से जी। देखिए भाई, चुनाव बैलेट पेपर से है और फिलहाल यहाँ पर जो है हर व्यक्ति का स्वतंत्र और साफ वोट जो है रहने वाला है। अब आखिरकार कौन किस समीकरण को यहाँ पर बिठाने में जो है सफल होता है। फिलहाल यहाँ पर 3 जाति जो है, उन जाति का यहाँ पर विशेष वोट है और उन्हीं की तरफ फिलहाल सभी की नजरें भी होती है। लेकिन इसमें एक जाति ऐसी भी है जिसका वोट तो है, लेकिन उसका संगठन इतना सशक्त नहीं है कि जिसकी वजह से जो है वह एक बैनर तले आ सके। लेकिन 2 ऐसी जाति हैं, कौमें हैं, जिनको कहा जा सकता है कि जिनका वोट एक मुश्त या कहा जाए तो 90% एक साथ गिरता है। फिलहाल वो इस बार के चुनाव में भी देखने को मिलता है या फिर नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। यूपी नंबर 1 वॉच के लिए विजय राम आजाद की रिपोर्ट।